सो नाउ नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स तो लिक्विड के फॉर्म में होगा, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, वो एक्सपैंड करेगा, वॉल्यूम मेरा बढ़ेगा। वॉल्यूम अगर यदि बढ़ता है, गर्म करने से वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से हमारा क्या हो जाएगा कि डेंसिटी घट जाएगा। अगर डेंसिटी घट जाता है तो हमारा जो रेसिस्टिविटी, ये डेंसिटी हो गया, इसको मैं मान लेते हैं, डेंसिटी हमारा घट जाएगा। डेंसिटी घटने से हमारा क्या होता है कि रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस भी हमारा, अब क्या है कि आपका डेंसिटी घट गया, वॉल्यूम बढ़ गया है, स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, तो कॉलिजन्स कम होंगे। भीड़ में जैसे रास्ते को मैंने चौड़ा कर दिया, सकरा ना होकर के चौड़ा कर दिया, तो अब आपके पास इनफ स्पेस है, तो यहाँ कॉलिजन्स कम हो जाएंगे। कॉलिजन्स कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, वह घट जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमेशा याद रखें कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर से घटते ही हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है कि अगर यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जैसे कि आप समझिए कि सपोज दैट ये जो हमारा जो सोलर प्लेट होता है, सोलर प्लेट जो होता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन नहीं होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे घर के अंदर है अगर यदि, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन थोड़ी ना हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही इसको मैं धूप में रखता हूँ तो सनलाइट पड़ता है, तो ये गर्म होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उसके बाद धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन्स निकलना यहाँ से शुरुआत कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर को बढ़ाया, तो जैसे ही बढ़ाया इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना, निकल करके मूव करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि रेसिस्टिविटी हमारा तो कम हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी हमेशा घट ही जाता है। रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट इज योर इंसुलेटर। अगर यदि मैं इंसुलेटर की मैं बात करूं, तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, है ना, तो देखिए यहाँ पर इसकी कहानी भी कुछ हद तक सेमीकंडक्टर्स के जैसे ही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम क्या, ना के बराबर है, नहीं होती है इंसुलेटर रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्या है कि अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, काफ़ी इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बढ़ सकती है, अगर निकल सकता है। अगर यदि मैंने ब्रेकडाउन वोल्टेज पर मैं ले आया, तो इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया था कि एयर कैन ऑल्सो बी कंडक्टिंग, अगर यदि उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज को अचीव कर लिया जाए, तो उसी तरह से टेम्परेचर के बढ़ाने से में भी हो सकता है कि उस ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच कर जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इजी मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा। तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि अगर यदि टेम्परेचर में बढ़ाऊँ, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इसकी घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवाजाही स्टार्ट होने का एक कंडीशन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर थर्मिस्टर्स। ना थर्मिस्टर्स के केस में क्या होता है, पहले ये आप लोग जाने कि थर्मिस्टर्स होता क्या है। तो थर्मिस्टर्स बेसिकली होता है कि इट इज हाईली सेंसिबल टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ इसका ये हाईली सेंसिबल होता है। हाईली सेंसिबल कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर को अगर यदि मैं स्लाइटली भी बढ़ाया ना, टेम्परेचर को मैंने स्लाइटली बढ़ाया, तो इसका रेसिस्टेंस रैपिडली चेंज करता है। इसका जो रेसिस्टेंस है वो रैपिडली चेंज करता है, और इनफैक्ट चेंज ही नहीं करता है, वो घट जाता है ना। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से यहाँ का रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा काफ़ी हद तक। जैसे मैं ये करूँ कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स जो आते हैं, यहाँ जो बल्ब लगा हुआ होता है, ये बल्ब के साथ साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, ये थर्मिस्टर्स होते हैं,
तो क्या है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको अपने बॉडी में लगाते हैं, बॉडी टेम्परेचर लुक लेता है और रेजिस्टेंस धड़ाधड़ गिर जाता है और इससे करंट यहाँ पे बढ़ जाता है और तुरंत एक पॉइंट पे दिखाता है कि हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या है। तो ये इसका बल्ब मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है थर्मिस्टर्स का कहानी। नेक्स्ट इज योर सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स में अभी है तो बहुत ही ज़बरदस्त ये, लेकिन अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर यदि ये डेवलपमेंट हो जाए ना तो इसका इतना बेनिफिट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। क्या क्या पहले आप जान ही लो कि इसका क्या क्या बेनिफिट्स है। अगर यदि इसको मैं अचीव कर लेता हूँ कहने, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि अगर यदि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ तो रेसिस्टेंस ही ज़ीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों जीरो हो जाता है। आप समझ सकते हो कि आपको कोई ऑब्जेक्ट करने वाला नहीं है अगर यदि टेम्परेचर को मैं बढ़ा दूं तो। जैसे ये सुपर कंडक्टर्स का जो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मरकरी हो गया। मरकरी जो है ये 4.2 केल्विन पे टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस के 4.2 केल्विन रेसिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज नहीं, यहाँ पे मैं बताता हूँ डिक्रीज करने से, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज करूँगा तो रेजिस्टेंस ही ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसे मरकरी 4.2 केल्विन के नीचे, इसके नीचे अगर ले जाऊँ तो रेजिस्टेंस मेरा ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरह से मैं लेड की मैं बात करूँ, लेड के लिए 7.2 केल्विन के नीचे ले जाऊँ तो ये हमारा रेजिस्टेंस ही ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जो होता है रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, अभी 300 केल्विन इसको यहाँ तक लाना, तो ये इन सब का तो मैं यूज़ अभी नहीं कर सकता हूँ। इससे एक्चुअली में क्या है कि रूम टेम्परेचर 300 केल्विन जो इसके कंपैरिजन में बहुत हाई है। अब इससे नीचे का तो हम लोग अभी बना ही नहीं है, अब बना ही नहीं पाया। वह ज़्यादा टेम्परेचर वाला अगर बना लेंगे तो बहुत कुछ बहुत चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे रूम 300 केल्विन बहुत हाई है ना, यहाँ तक हमारा आ पाना बहुत मुश्किल है। अगर यदि मैं कर लूँ ज़्यादा टेम्परेचर वाले को, मैं कहने का मतलब ये अचीवेबल टेम्परेचर है ही नहीं। अभी क्या है कि अगर यदि मान लेते हैं कोई 300 केल्विन पे हमारे को कोई सुपर कंडक्टर्स टाइप का चीज़ मिल जाए तो इसके नीचे लाना, या फिर ये सब के लिए हमारा पॉसिबल टेम्परेचर। अब ये 4.2 केल्विन ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल सा कंडीशन बन रहा होता है। तो हाई टेम्परेचर वाला अगर सुपर कंडक्टर्स बन जाए तो क्या होगा कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। यू कांट इमेजिन। जैसे फिर भी मैं कुछ इसका ये बता दूं क्या क्या इसका बेनिफिट्स है। हाई एंड लार्ज डाटा ट्रांसमिशन हम लोग कर सकते हैं, हाई एंड लार्ज डाटा ट्रांसमिशन। फिर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बेहतर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन को बेहतर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना लिए तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको देखिए, बेसिकली इसमें समझिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये बहुत लो टेम्परेचर पे ये हो रहा है, काम हो रहा है। ये लो टेम्परेचर पे हम लोग को अचीव कर पाना अभी के लिए मुश्किल है। तो यही अगर हाई टेम्परेचर पे हमारे को सुपर कंडक्टर्स मिले तो ये सारा फैसिलिटी, ये सारा चीज़ हम लोग कर पाएंगे। जो हाई टेम्परेचर वाला तो अभी बना नहीं पाए हैं, अगर बन जाए तो ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि ही होगा हमारे लिए ना। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ पे, कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। देखिए, ये ऑलरेडी मैंने क्लास 10th में बताया था, इस बार के बच्चों को बताया, मैं वहीं पे जा रहा हूँ और उसी के राइटअप से मैं आपको समझा देता हूँ, तो मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा। तो जैसे है ये आप इसको देख लेंगे, ये 10th को मैंने बताया था, ये आप भी इसको जान लें तो बेहतर होगा। जैसे ओम्स लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका ग्राफ
ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो इसका जो अगर ग्राफ में बनाओ V वर्सेस I का, तो मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और यहाँ पे अगर स्लोप लूँ, स्लोप क्या होता है, तो चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस। तो V वर्सेस I ग्राफ बनाया तो डेल्टा V बाय डेल्टा I, तो V बाई I इज नथिंग बट रेसिस्टेंस एंड स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा, तो tan थीटा हो गया। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू R। अभी यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो किस तरह से आता है, जैसे सपोज दैट ये मैं ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे बोलता है कि ये दो मेटल के लिए V वर्सेस I ग्राफ बनाया हुआ है। अब बोलता है कि इनमें से किसका रेसिस्टेंस हाई है, तो रेसिस्टेंस हाई के लिए हम लोग क्या बोले, रेसिस्टेंस के लिए tan थीटा, रेसिस्टेंस क्या होता है tan थीटा, या कह सकते हैं स्लोप। तो जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा, जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ का रेसिस्टेंस हाई होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ का थीटा ज़्यादा है, मतलब कि ये स्लोपिंग यहाँ पे ज़्यादा है। अभी यहाँ पे रखूँ एक बॉल और यहाँ पे रखूँ बॉल, तो कौन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा आगे, तो ये ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्लोपिंग ज़्यादा है। तो स्लोपिंग ज़्यादा मतलब tan थीटा ज़्यादा मतलब कि रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो ये तो यहाँ पे कह सकते हैं स्लोप ऑफ B इज़ हाई देन A, तो रेजिस्टेंस ऑफ B इज़ हाई देन A। तो ये हो गया हमारा एक ग्राफ। लेकिन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे भी दे देता है कभी कभी कि सपोज दैट ये V वर्सेस I ना दे करके हमने दे दिया I वर्सेस V। तो I वर्सेस V में क्या होता है कि ये रिलेशन आ जाता है, रेजिस्टेंस इज नॉट स्लोप, नाउ रेजिस्टेंस इज इनवर्स ऑफ स्लोप। तो ऐसे केस में रिवर्स हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया जा सकता है। ये V वर्सेस I मैंने यहाँ पे दिखाया है और ये हमारा है I वर्सेस V। तो यहाँ पे I वर्सेस V में आप लोग देखोगे कि R इज इनवर्स ऑफ स्लोप। तो यहाँ पे इस तर्ज पे नहीं चलेंगे, यहाँ पे इसका उल्टा चलेगा। तो स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप इसको देख करके आप स्टॉप करके या इसको आप बना लें, लिख लें। नेक्स्ट, आई होप ये सारा क्लास 10th का है, इसलिए मैंने ज़्यादा इन डिटेल नहीं गया, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया, है ना। और फिर मैं एक और है ये ओम्स लॉ में छोटा सा एक और पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में आप देखोगे कि जैसे हम लोगों ने बताया कि V वर्सेस I ग्राफ जो होता है ओमिक रेसिस्टेंस के लिए जो होता है वो इस तरह का ग्राफ होता है, V वर्सेस I ग्राफ इस स्ट्रेट लाइन होता है। यही मैं देखूं कि अगर यदि वही मेटल है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर मैं इंक्रीज करता जाता हूं, तो टेम्परेचर के बढ़ने से हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यही हाई टेम्परेचर पे ये ऐसा ना जा करके ये आपका क्या होता है, एक दूसरी ओर मूव ले लेता है। तो क्या लिखा है, मेनी कंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर, ये मूव कर जाता है स्ट्रेट लाइन से डिविएट। ये ऐसा था लेकिन अब ये ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे ये ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देता है एट हाई टेम्परेचर। कुछ मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स क्या, मोस्ट ऑफ द मेटल्स मैं बोल रहा हूँ कि एट हाई टेम्परेचर ये अपने स्ट्रेट लाइन से हट करके दूसरी ओर चले जाते। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ये हो गया, यहाँ पे ये लिमिटेशंस मान सकते हैं। नेक्स्ट इज योर डायोड। डायोड ये उसके अलावे जितना भी आ रहा है सब नॉन ओमिक हो जाता है। तो डायोड के लिए ये हम लोगों को पढ़ेंगे आगे जा करके हम लोग सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस में। तो ये आप I वर्सेस V का ग्राफ देखें तो यहाँ पे देखोगे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है, वोल्टेज के बढ़ाने से भी करंट नहीं मिल रहा है। फिर अचानक से क्या होता है कि एक हाई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर। इसको हम लोग रिवर्स वे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिवर्स वे में ऐसे यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि वोल्टेज के घटाने से करंट रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। और इसका ये एक अलग कंसेप्ट है जिसको मैं इन डिटेल बताऊंगा। फिलहाल आप इतना देख लो और समझ लो कि ये ऐसा हो जाता है ये ग्राफ। उसी तरह से सेमीकंडक्टर्स में ये गैलेनियम आर्सेनाइड का जो है तो ये आपका स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता है, वो ऐसे जाता है, वो कुछ ऐसा हो जाता है। ये सब सारा इन डिटेल पढ़ना है आगे जा करके। सो दीज वेयर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, तो इसको भी आप देख लो, ठीक है।
तो इसको भी आप बना लेना। नेक्स्ट लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन एग्जाम्पल कर लेते हैं जो हमारे आ रहे हैं एग्जाम्पल, तो उसको मैं देख लेता हूँ। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लें। ये सारा 10th का है, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में जो एनसीईआरटी, देखिए मैं एकदम प्योरली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ। जैसा जैसा हमारे सीरीज से आते जा रहे हैं मैं उसी को ही बता रहा हूँ आप लोगों को। इसको बढ़िया से आप समझ लें, कर लें। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3.1। एग्जाम्पल 3.1 यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है, इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ और बाकी आप अपने बुक से आप इसको लिख लें। तो ये दिया हुआ है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन in a copper wire of cross-sectional area 1.1 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया दिया हुआ है वो जो डाटा दिए जा रहे हैं मैं वो लिखता चला जाता हूँ। 1 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर ये एरिया है। कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर ये करंट दिया हुआ है। Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron। तो हर एक कॉपर एटम यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन देता है। फिर दिया हुआ है कि द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट्स एटॉमिक मास इज, इसका जो एटॉमिक मास जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 63.5 यू। यू कहने का मतलब होता है AMU। एक रिलेशन है जो आगे जाके पढ़ना है, वो मैं अभी थोड़ा सा मैं इसको ये बता दूंगा, है ना। तो अब बोल रहा है कि यहाँ पे इसका जो है एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड हमारे को कैलकुलेट करके बताओ। तो बहुत लोग यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करना है। तो इसको मैं, आप मोल कंसेप्ट से भी जा सकते हो, तो मैं भी उसी से तरीके से जाऊंगा, लेकिन एक हमारे पास एक शॉर्टकट एक तरीका है, मैं उसको मैं प्रिफर करूंगा। तो ये क्या है कि 1 AMU कन्वर्सन फैक्टर है कि 1 AMU इज ऑलवेज 1 ग्राम पर मोल। एक मोल में 1 ग्राम पर मोल को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 AMU कहते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि 63.5 U इज नथिंग बट AMU। दिस मीन्स इट इज नथिंग बट 63.5 ग्राम पर मोल। 63.5 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल इंप्लाइज 1 मोल ऑफ कॉपर में कितना मास हो जाएगा, 1 मोल ऑफ द कॉपर में हमारा जो मास हो जाएगा 63.5 ग्राम। एक मोल में हमारा कितना आ जाएगा, 63.5। तो 63.5 ग्राम मीन 63.5 ग्राम में हमारा कितना नंबर्स ऑफ कॉपर एटम आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। तो ये हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स यू कैन से, है ना। तो हमारा टोटल जो दिया हुआ है डेंसिटी, ये कितना है, हम डेंसिटी दिया हुआ है पर मीटर क्यूब की ही लेकर के मैं बात करूंगा। हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब, इसी को लेकर के मैं चलता हूँ। तो अगर यदि वॉल्यूम को मैंने ये मान लिया तो हमारा जो टोटल मास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg, है ना। 1 मीटर क्यूब को लेकर के मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो इतने ग्राम में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम बोले, नंबर ऑफ एटम, इतना नंबर ऑफ एटम। तो 1 मीटर क्यूब को लेकर के चल रहे हैं, तो हमारे पास कितना मास हो गया, तो 9.9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg। तो फॉर 9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg में हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23
बाय, पहले 1 ग्राम का निकाल लेते हैं, 1 ग्राम का या 1 kg का निकाल लेते हैं, तो ये 63.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम, इतने हो गए। ठीक है, इसको मैं सॉल्व किया, इसको अब अगर सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 नंबर ऑफ एटम, इतना नंबर ऑफ एटम्स हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा क्या है कि हम लोगों को निकालना है एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि भाई I इज इक्वल्स टू NE AVD। तो VD क्या आ जाएगा, तो VD आ जाएगा I बाय NEA, I बाय NEA। अभी I हमारा जो दिया हुआ है वो है 1.5 एम्पियर। N को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ चार्ज फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लोगों ने 1 मीटर क्यूब कंसीडर कर लिया है, तो वॉल्यूम 1 मीटर, तो N इज इक्वल्स टू N बाई V। ये V को हम लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया, 1 मीटर क्यूब, है ना, 1 मीटर क्यूब को लेकर के चल रहे हैं। तो N हमारा कितना हो जाएगा, N हो जाएगा 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इतना हो गया n, स्मॉल n बाई 1। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। ये 1 मीटर क्यूब लेकर के चल रहे हैं, है ना। ठीक है, आपको 2 लेना है तो इसको 2 कर दीजिए, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस और कुछ नहीं है ना। तो हम ये 1 मीटर क्यूब को लेकर के चल रहे हैं, है ना। तो ये आ गया स्मॉल n का वैल्यू। E है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और एरिया जो है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसको मैं पूरा सॉल्व करूं तो ये मेरे को आएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि ये ड्रिफ्ट स्पीड कितना कम आ रहा है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विथ ए थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम। थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम, तो थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम में निकालना चाहूँ तो थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम में लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो ½ mv², ये थर्मल स्पीड हो गया, ½ mv। और ये अगर याद हो जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो वहाँ पे 3/2 kBT, दैट वाज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अभी यहाँ से ये 2 कट गया, तो ये V क्या आ जाएगा, V आ जाएगा 3 kBT/m अंडर रूट। अभी यहाँ से ये सारा निकालें, सॉल्व करें, तो ये होता है 3 इंटू KB जो है, ये जो दिया हुआ है KB, ये है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। इसका जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन। नाउ अभी यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कितना होगा भाई, तो आप जरा फिर से क्वेश्चन पढ़ें। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, एस्टिमेट द एवरेज स्पीड इन कैरिंग अ करंट ऑफ दिस, कंपेयर द ड्रिफ्ट थर्मल स्पीड ऑफ एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर मैं बोल रहा हूँ, ऑर्डिनरी टेम्परेचर दैट मीन्स रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को जनरली हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो 27 डिग्री सेल्सियस में ये कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। केल्विन में मैं बात करूं तो T हो गया हमारा 300 केल्विन बाय m। अब ये मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल में देख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 1 मॉलिक्यूल का मास ये, या 1 एटम का मास, तो इतना में इतना एटम है, तो एक एटम के मास के लिए फॉर 1 एटम जो मास हो जाएगा वह हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाय
ये टोटल, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23, और इसको किलोग्राम में बदलना है तो आप इसको बदल देंगे, या 10⁻³ हो जाएगा, तो ये kg हो जाएगा। देखिए मैं जहाँ स्पेस मिलता है मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको प्रॉपरली लिख दें, है ना। ये टेम्परेचर इधर हो गया, तो मास के लिए हम लोग ये लिख देते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा करके 63.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। इसको मैं सॉल्व कर दूं तो ये हमारा आएगा 3.42 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। इसको मैंने सॉल्व करके रखा हुआ था, और ऐसे तो आपके बुक में तो दिया हुआ नहीं है, वो दिया हुआ है सिंपली ऑर्डर से कंपेयर किया है, तो ये देखिए ये 3 को खा गया और ऑर्डर से कंपेयर किया है। तो क्या है कि भाई जैसे ये आया ड्रिफ्ट स्पीड आया 10⁻, इसका ऑर्डर क्या है 10⁻³ और इसका ऑर्डर क्या है 10⁻²। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितना का डिफरेंस है, 2 और 3 5, 10⁵ का डिफरेंस आ रहा है ऑर्डर में बात कर रहे हैं, तो 10⁵ है ना। जो ऑर्डर में जो डिफरेंस आ रहा है वह कितना का आ रहा है, थर्मल स्पीड से जो डिफरेंस आ रहा है, थर्मल स्पीड का जो डिफरेंस आ रहा है विद द ऑर्डर कंपेयर किया है, तो ये 10⁵ है, पड़ जा रहा है भाई। एंड नाउ विद द स्पीड ऑफ क्या है, फिर नेक्स्ट है विद द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन, क्या दिया हुआ, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर। तो हमेशा याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोपगेशन का स्पीड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपगेशन का स्पीड हमेशा स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये आप लोग पढ़ोगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स आप एक बार मैंने चार्ज लगाया, फील्ड चारों तरफ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये चला जाएगा। तो इसका अगर ये देखा जाए तो स्पीड क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी इसमें अगर यदि कंपैरिजन करें तो फिर से ये 3 को ख़त्म कर दें और ऑर्डर से बात करें तो कितना आएगा, ये थर्मल स्पीड था 10⁻³ और यहाँ पे है 10⁸, मीन्स टोटल का डिफरेंस क्या होगा, 8 इधर 3 उधर, तो 10⁻11 टाइम्स, है ना। इतना अब गिन नहीं पाओगे, इतना का डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये एक एग्जाम्पल 3.1 हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये जो दिया हुआ है एग्जाम्पल 3.2, नेक्स्ट पेज। तो इसमें दिया हुआ है, ये कंसेप्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते बोलते ही डिस्कस कर लेंगे। दिया हुआ है इन एग्जाम्पल 3.1 द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड आ रहा है, फ्यू मिलीमीटर पर, या इसको मीटर में बदल दिया है तो 10⁻³ मीटर आ रहा है। तो इसको मिलीमीटर में करें तो बहुत फ्यू मिलीमीटर आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड फॉर करेंट्स इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स। हाउ देन इज करंट एस्टेब्लिश्ड ऑलमोस्ट द इंस्टेंट अ सर्किट इज क्लोज। मतलब कि ड्रिफ्ट स्पीड इतना कम है तो आखिर एक झटके में कैसे करंट फ्लो कर जाता है। तो भैया स्पीड ये जो स्पीड है वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ हम लोगों ने देखा कि जैसे हम लोग लगाए यहाँ पर मैंने ये लगाया पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड क्विकली यहाँ पे डेवलप कर गया फटाक से, क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन धक्का खा रहा है तो यहाँ का भी तो इलेक्ट्रॉन धक्का खा रहा है, मतलब हर इलेक्ट्रॉन पटापट धक्का खाना स्टार्ट कर दिया और ये मूव कर जाता है ना। जैसे ये एक नल है, पाइप भरा हुआ है इसमें पानी, यहाँ से मैं एक बूंद पानी डालूंगा तो यहाँ से पटाख से एक बूंद पानी निकल जाएगा, है ना, क्योंकि आखिर इसको उसी में हटना है तो इसको निकलना होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे फील्ड इतना फास्ट मूव कर करके एक्सपैंड कर जाता है कि फट से ये यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अगर ये धक्का खाया तो ये इलेक्ट्रॉन भी उसी समय धक्का खाया, तो ये तुरंत ये हो जाता है इंस्टेंट। इसलिए यहाँ से क्या होता है
कि जैसे स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत पहुंच जाता है और स्पीड इज, चूंकि इसका स्पीड लाइट की स्पीड से होता है और सारा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर जाता है और ये मूव कर जाता है और करंट डेवलप कर जाता है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेज ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, बट द फोर्स should cause acceleration, छूट गया लगता है। The electron drift arises due to the force experienced by electron in electric field inside the conductor, but force should cause acceleration. Why then do the electron acquire a steady average drift speed? Very nice. तो यहाँ पे collisions जो होते हैं काफी ज्यादा होते हैं, काफी अधिक होता है ना। तो काफी अधिक होता है, तो यहां से स्टार्ट किया कॉलिजन, फटाक से यहाँ पे हो गया, है ना। तो ये जब भी स्टार्ट करता है कॉलिजन, तो यहाँ पे स्पीड जो होता है इस जगह पे, जो कॉलिजन के बाद जो ये मूव करना स्टार्ट करता है, ये जीरो से स्टार्ट करता है और तुरंत तो यहाँ जाकर के तो ये हिट कर जाता है और फिर से इसका स्पीड जीरो होता है और फिर से ये डायरेक्शन चेंज करता है और ये मूव करना स्टार्ट करता है। तो ये इतना कॉलिजन हो रहा है कि यहाँ पे इसको जीरो से शुरुआत करना पड़ता है और एक्सीलरेशन इसलिए यहाँ पे एक्वायर नहीं कर पाता है, यहाँ से यहाँ तक ही जा पाता है और उसके बाद फिर से उसका डायरेक्शन सब फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो होता क्या है, इसके वजह से यहाँ पे हमको एक कह सकते हैं कि कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड मिलता है। अगर यदि कॉलिजन नहीं होता, कॉलिजन से अगर यदि नहीं होता तो ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट करता तो यहाँ तक पहुंचता तो ये एक्सीलरेट जरूर करता, है ना। लेकिन यहाँ पे कॉलिजन हो रहा है जिस वजह से क्विक कॉलिजन हो रहे हैं, इसलिए ये एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा है। एक्सेलरेट जब तक करता तब तक फिर से टक्कर, फिर जीरो से स्टार्ट किया, फिर से एक्सेलरेट करता तब तक फिर से टक्कर। तो यहाँ क्या है कि वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर पा रहा है और इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड को ही वो मेंटेन कर पा रहा है। नेक्स्ट, इफ द electron drift speed is so small and the electron charge is small, how can they still obtain large amount of current in a conductor? ये चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम है, इसका स्पीड कम है, फिर भी ये बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट कहाँ से बना लेता है। तो भाई हाई अमाउंट ऑफ करंट कैसे बना पाता है, इसके लिए क्या बताए थे कि इसकी ये खुद तो छोटा है लेकिन इसकी सेना बहुत बड़ी है। यहाँ पे एक दो की बात नहीं हो रही है, अरबों खरबों फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है ना। वो बूंद बूंद से सागर बनने वाला ही कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इज इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? तो नहीं, जब मैंने फील्ड लगाया तब क्या ये एक फील्ड के डायरेक्शन में ही जा रहा है? तो ऐसा बात नहीं है। ये क्या है कि ये टक्कर होने के बाद ये कौन सा डायरेक्शन लेने वाला है ये खुद ये भी नहीं जानता है। तो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, लेकिन इसमें होता क्या है कि हमको एक ड्रिफ्ट जरूर मिल जाता है। ये अगड़म बगड़म करते हुए लेकिन आगे की ओर बढ़ता जरूर है ना। तो ये कहना गलत है कि ऐसो क्या उसका डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में होता है, तो वो ऐसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, वो किसी डायरेक्शन में होता है। ड्रिफ्ट इधर होता है ना। ड्रिफ्ट का डायरेक्शन एक होता है लेकिन वो टक्कर खाने से पहले किस डायरेक्शन में जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट है, आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन straight line between successive collision with the positive ions of the metal in the absence or in and the presence of electric field। मतलब बोल रहा है कि एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं लगाए हैं सपोज दैट, तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास तो यहाँ थर्मल स्पीड होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, स्ट्रेट गया और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, टक्कर खाया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये टक्कर खाएगा। तो ये हो रहा है ना, ये हो रहा है।
तो जब फील्ड नहीं है तब स्ट्रेट लाइन ही हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब फील्ड लगाते हैं, फील्ड इक्वल टू 0 है, जब फील्ड लगाया तब ये स्ट्रेट नहीं होता है, ये तब कर्व पाथ हो जाता है। ये कर्व पाथ क्यों होता है? ये जाना सीधा चाह रहा होता है, लेकिन इस पे एक फील्ड भी तो लग रहा होता है ना, फील्ड के कारण इस पे एक फोर्स भी है, तो ये स्ट्रेट ना आ जा करके क्या होता है, थोड़ा कर्व ले लेता है, तो कर्वेचर होता है, चूंकि इस पे फोर्स लग रहा होता है। आई होप these examples were clear to you all. Thank you and wait for the next video.